नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिर से अगला सेट लेकर के आया हूं। ये सेट 10 है और ये 20/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए, उस शिफ्ट में टोटल 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, केमिस्ट्री में थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। आपको इक्वेशन, रासायनिक समीकरण आने चाहिए और इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस से आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा आपका तैयार है, कौन कौन सा नहीं है। तो आंसर बताने से पहले मैं आपको इक्वेशन सिखाता हूँ, हो सकता है सीख जाएं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल हाइड्रोजन कार्बन की बात हमने कही है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, CH4, आपको पता होगा ये मीथेन है। C2H6 ये इथेन है, यही हाइड्रोकार्बन है। अब बताइए, दहन कराने का मतलब क्या है? दहन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बिना ऑक्सीजन का आग नहीं जल सकता है। तो अब दहन करा रहे हैं तो बताइए क्या बनेगा। जब दहन कराएंगे तो यहाँ पर CO2 मुक्त होता है क्योंकि कार्बन है, ठीक है ना। इसके अलावा जल वाष्प बनता है, ठीक है ना। कैसे बनता है देखिएगा, यहाँ पर कार्बन एक है ना, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके CO2 बना लेगा। अब ये H बच गया, ठीक है ना, तो ये H इसी O के साथ जुड़ जाएगा और जल वाष्प बना लेगा। देखिए कैसे बनता है, इसी से आप इसको भी समझ लिए होंगे, हूबहू यही बनेगा, CO2H2O। बस बैलेंस करना होता है। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि देखिए जो O है ये कुछ इस प्रकार से आपस में जुड़ा होता है। अब ये CH4 जो है, C से ये O जुड़ जाता है, ठीक है ना, और H से जो है ये O जुड़ जाता है, दोनों बन जाते हैं। बैलेंस करने की बात है तो आप देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो विषम संख्याओं से बैलेंस करते हैं। यहाँ पर अगर 2 कर दें तो 2 दूना के 4H हो गया, 4H संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 और 2 4 O हो गया, तो 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, हो गया आपका इक्वेशन तैयार। तो आप देखिए क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O बनेगा, खत्म मामला। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसलिए ये भी खत्म, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक, उसका अगर दहन करेंगे तो यही दो चीज बनेगा, ठीक। आगे चलते हैं। लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, आंसर डी, ठीक है ना। लाइकेन में क्या क्या होते हैं? तो कवक और शैवाल सहजीविता दिखाते हैं, उसी को सामूहिक रूप से लाइकेन कहते हैं, और इसी लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, ठीक है। निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रयोग अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? ये आपको याद रखना है कि नहीं है पूछा है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, देखिए विद्युत क्या करता है? ऊष्मीय प्रभाव देता है। तो बस आपको यह देखना है कि किसकी इसमें चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन है जो उस पर मतलब ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर ये आधारित है, इलेक्ट्रिक केतली ये भी आधारित है, गर्म किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन ये भी गर्म हो जाता है विद्युत धारा के प्रभाव से। लेकिन इलेक्ट्रिक बेल ये अनुप्रयोग में नहीं आता है ऊष्मीय प्रभाव के। अतः जो आंसर होगा, वास्तविक आंसर होगा आपका सी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जितना हमने लिखा ये नहीं होगा। देखिए जो आंसर नहीं है वही आंसर इसमें है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो आपको नया दिखता है उसको तुरंत क्या कर लीजिए, आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, देखिए कह रहा है सभी रज्जुकी होते हैं, ठीक। रज्जुकी मतलब कार्डेटा संघ के, कार्डेटा संघ
कि जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, उनमें बैकबोन पाया जाता है, बस यही याद रखिएगा। तो मेरुदंड होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है आंसर। देखिए यहाँ पर आंसर दूसरा ही पकड़ा गया, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब रोगाणुओं में पाए जाते हैं या बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं जिसमें कि बैकबोन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कोलोमेट भी होता है और पृष्ठीय तंत्रिका नाल भी होता है। रज्जुकी में ये तीनों सही हैं, ये गलत है। अतः कुल मिलाजुलाकर जो आंसर, वास्तविक आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। जहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक आएगा, आपको समझ जाना है कि ये रोगाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, बार बार हटाया हुआ है, U बराबर mgh या PE बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है 346, याद रखिएगा। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 होता है। अगर ताप बढ़ रहा है तो ये मानकर चलिए कि ध्वनि की गति भी बढ़ रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन NCERT में यह 331 दिया है, आपको ये भी याद रखना है। कक्षा 9 के किताब में देखिएगा NCERT, तो कितना दिया है? 331 दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। और सबसे अधिक ध्वनि किसमें होती है, ध्वनि की गति? तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम में, NCERT में दिया है, ठीक है ना। आप अगर हो सके तो NCERT का बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे मैंने जिनको जिनको थियरी पढ़ा है ये सब चीज़ें लिखवाया है और बताया भी है काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सबसे अधिक गति किस में होती है? एल्यूमिनियम में, याद रहे। 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकेंड, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, ठीक है ना, एक विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। केमिस्ट्री से सवाल है, विलयन से सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है। आपको याद रखना है पानी कितना है भाई? 520 ग्राम। नमक कितना है? 45 ग्राम, ठीक है ना। तो नमक क्या है? विलेय होता है और पानी क्या है? विलायक होता है। पकड़ने का तरीका यह भी है, जो अधिक मात्रा में होगा विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा विलेय होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, तो किसका? वो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने को कह रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कितना था पानी, तो पानी था आपका 520 ग्राम, क्लियर है। ये क्या है? विलायक है, घोलने वाला है, याद रखिएगा विलायक, ठीक है। अब ये देखिएगा इसके अलावा क्या है हमारे पास? नमक है। नमक कितना ग्राम है भाई? तो 45 ग्राम है, ये ग्राम है, समझ लीजिएगा। ये क्या है? विलेय। विलेय मतलब यही ना घुलेगा कि पानी घुलेगा। अब देखिएगा इन दोनों विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है? आपको पता है विलयन होता है, इतना क्लियर है ना। विलयन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। अब पूछ रहा है कि सांद्रता क्या है? सांद्रता अर्थात नमक कितना है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा, ठीक है ना, विलेय बटे विलयन। ये गलती मत करिएगा, विलयन में कितनी मात्रा है गुणते 100, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब बताइए विलेय कितना है? 45 ग्राम। विलयन कितना है? तो कभी भी गलती से 520 मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह विलायक है। अभी मैंने बताइए क्या है? विलायक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हूँ? विलायक, ठीक है ना। मैं छोटा कर देता हूँ ताकि सब दिख जाए आपको। विलायक है ना, लेकिन आपका क्या लिखना है? विलयन लिखना है नीचे। तो विलयन का मतलब विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन होता है, मतलब 520 प्लस 45 करेंगे, ठीक है ना। तो 520 प्लस 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा?
975, ठीक है ना। अब गुणे क्या कर दीजिए 100। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा 5 से ये भी कटेगा। देखिए अगर काटने पीटने के चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने मेथड बता दिया और मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए आप मुझ पर डिपेंड मत रहिएगा कि हल भी करें। अब गुणा भाग तो आपको आता होगा, और इतना अगर नहीं आता है तो फिर बेकार है। तो उसका आंसर लगभग 8 के करीब में आएगा। तो 8 के करीब में कौन है, तो 7.96%, ठीक है। हल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गया हमसे, सॉरी, मतलब जोड़ लीजिएगा, मैंने मेथड बता दिया। देखिए 520 + 45 करेंगे तो कुछ 565 ही आएगा। मैंने 975 लिख दिया जा, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। थोड़ा क्या होता है कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से सुधार देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि जोड़ने भी नहीं आता है, पढ़ाने चल दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 5 हो गया, 4 2 6 और 5, ठीक है ना। 45/565 गुणे 100, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज जब निकालेंगे तो 7.96 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मिश्र धातु में टिन होता है, तो किस मिश्र धातु में टिन होता है, तो सोल्डर में होता है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने करा दिया है कि सोल्डर जो होता है ये टिन तथा लेड का मिश्रण होता है। पीबी मतलब लेड, ठीक है ना, जिसमें 67% ये लगभग होता है, वही 33% लेड होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि प्रीवियस में भी किए हैं। तो मिश्र धातु भी अच्छे से आप पढ़ करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि समस्थानिक का मतलब समस्थानिक, उसी स्थान पर रहेगा। तो उसी स्थान पर कौन रह सकता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर परमाणु संख्या क्या कह रहा है, समान कह रहा है, ठीक है ना। जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। देख लीजिए H1 H12 H13 ऐसा पढ़े हैं समस्थानिक में। तो परमाणु क्रमांक यहाँ नीचे लिखा रहता है जो कि एक समान है, परमाणु भर ऊपर लिखा रहता है, जबकि तीनों अलग हैं। यही है आपका समस्थानिक, ठीक है ना। समभारिक में क्या होता है, समभारिक में परमाणु भार बराबर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है। देखिए इसका भी 40 और इसका भी 40, ठीक है ना। तो अतः यह समभारिक हो गए, ठीक। और उसके बाद में हाइड्रोजन क्या होते हैं, हमने बताया 7th ए कहिए उनके अनुसार, किनके अनुसार, मेंडलीव के अनुसार 7th ए, मोजले के अनुसार 17 के समूह के तत्व हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है ना। समावयवी क्या कहलाते हैं, मतलब ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, उनको समावयवी कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं समावयवी का दे भी देता हूं, अगर आ गया है तो। चलिए यहीं पे मैं कर देता हूं आपको समावयवी क्या है। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है, C2 नहीं, कम से कम समावयवी के लिए मैं C4 + H10। ध्यान से देखिएगा, इसको दो तरीके से मैं लिखूंगा। ये देखिए हो गया ना, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 हो गया। अब हर जगह क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, ठीक है ना, 2 2, ठीक है ना। यहाँ पर H नहीं होगा। अब देखिएगा 3 3 6 4 10 हो गए कि नहीं हो गए। और यह है, अब इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं तो 1 2 3, ठीक है ना। CH3 यहाँ पर भी, CH3 यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए CH3 लिख दिया। देखिए इसका चेन कितना लंबा है, 4 है, इसके चेन केवल 3 ही है, लेकिन 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9, यहाँ पर 1 रहेगा 10। ये देखिए दोनों अलग अलग है ना, तो ये अणु सूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है, इसलिए ये एक दूसरे के समावयवी हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र है। अब जो कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र है उसको आप क्या कहेंगे, क्या दोलन कहेंगे, विरल कहेंगे, अनुनाद कहेंगे, संपीड़न कहेंगे। तो क्या है, ध्वनि है तो उसको आप संपीड़न कहेंगे, ठीक है ना।
देखिए संपीड़न क्या होता है थोड़ा सा इसको भी बता दूं। अब बहुत ज़्यादा, चलिए जैसे कि मानकर चलिए ये कोई ध्वनि निकालने वाला है, इसको जैसे ध्वनि निकल रहा है तो ये देखिए ऐसे करके ध्वनि निकल रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा डेंस रहेगा, तो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है कि घना है और ये जो है मतलब विरल है, फिर यहाँ पर जो है कि यहाँ पर फिर घना हो जाएगा, फिर विरल हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। यहाँ पर दे दिया है, मान लीजिए g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर आपको दिया क्या है, मैं इधर ही कर लेता हूँ। आपको दिया क्या, 1 kg और 10 मीटर, ठीक है ना। m बराबर दिया है 1 kg, ठीक है, और हाइट कितना दिया है, 10 मीटर। आपको पूछ रहा है बल, ठीक है ना। अब बताइए कैसे हल करेंगे, जबकि ये दो चीज़ दिया है और जी का वैल्यू भी आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देता हूँ। तो अब ये पूछ रहा है कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि ये पिंड है, ये आपका क्या है, पिंड है, ठीक है ना। ये देखिए आपका पिंड है, आप इसको उठा रहे हैं, इधर उठा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर की ओर, ये उठ गया इतना, ठीक है ना। ये 1 kg का था, 1 kg का था और ये 10 मीटर की ऊंचाई में उठ गया। तो हम जब इसको उठाए हैं तो ये पृथ्वी पर जो बल लगता है, गुरुत्वीय त्वरण है जो, वो उसके विपरीत उठाए हैं ना। तो ये बताइए क्या हो गया, मतलब ये कहाँ तीनों आते हैं, एम जी एच कहाँ आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं, ठीक है ना। तो एम जी एच, क्योंकि ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या है, कार्य है। तो बस केवल आपको रख देना है, रख देंगे हो जाएगा आंसर। चलिए तो फिर हल कर देते हैं इसको। तो किया गया कार्य इज इक्वल टू एम जी एच, तो 1 गुणे 10 मीटर गुणे 9.8। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम विपरीत बल लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन देख करके हम लोग कर लेंगे। कुल मिलाकर 98 आ रहा है, ठीक है ना, -98, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कहाँ है 98। देखिए -98 जूल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लस भी दे दिया है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से जो बल लगा रहे हैं, ये देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये एक पिंड है, इस पिंड पर जो बल लगा रहे हैं तो इस पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा। कार्य ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है, हमने बताया है। अगर यहीं पर पिंड यहाँ होता और इसको छोड़ते तब ये 98 जूल होता। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार की दक्षता क्या? दक्षता मतलब पावर पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है। दक्षता का मतलब क्षमता, ठीक है ना। तो अब बताइए इस कार में मतलब कितना ऊर्जा उपयोग कर रही है, 2000 जूल, ठीक है। अच्छा, उत्पादन इसका कितना है, 500 जूल, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी है, तो निकाल लीजिए ना परसेंटेज। देखिए टोटल कितना है भाई, 2000, ठीक है। टोटल 2000 क्या करता है, उपयोग, ठीक है ना। उत्पादित कितना करता है, तो 500, ठीक। अब ये परसेंटेज निकाल दीजिए, परसेंटेज क्षमता है पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर दीजिए, खुद आ जाएगा। तो 100 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो 3 0 1 0 2 0 3 0, ठीक है ना। 25 आ जाएगा, 25%। तो इसकी क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 25%। देखिए सवाल क्या कहता है, कहेंगे कि ऊर्जा बराबर और क्षमता बराबर, तो कई अलग अलग चीज़ बताए हैं। तो जब शक्ति की बात आती है विद्युत में, तो P बराबर IV बताए हैं, ठीक है ना। और ऐसे P बराबर W/T बताए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्षमता जो दक्षता पूछ रहा है, दक्षता का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है ना, और उसका पावर। तो हम कह रहे हैं कि जब हम उत्पादित कर रहे हैं 500 और उपयोग कर रहे हैं 2000, तो वास्तव में हमारी क्षमता कितनी है उत्पादन की,
तो 500/2000 गुणे 100 अर्थात 25% क्षमता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? पानी नहीं है भाई, दिख गया, पानी एक यौगिक है, बात खत्म। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक g की एक इकाई है? तो देखिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकाल लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कैसे? यहाँ पर आप लोग पढ़े थे g इज इक्वल टू, ये g अच्छे से बना देता हूँ मैं, g इज इक्वल टू m1 m2/r स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं सही लिखा हूँ? पहले तो आप ये बताइए, क्या मैं सही लिखा हूँ? क्योंकि जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से यह पढ़े थे। देखिए, अभी मैं पूरा लिखूंगा, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। एक नियम लिखे थे हम लोग कि m1 m2 के क्या होता है, ये समानुपाती होता है, और इसके अलावा यह उन दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे तब ये आर के, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब दोनों समीकरण को हम लोग मिलाए थे तो F इज इक्वल टू, गुरुत्वाकर्षण की बात हम लोग कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल m1 m2/r स्क्वायर यही था। तो इस प्रोपोर्शनल के जगह एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ गया था। क्या आ गया था? यहाँ पर कैपिटल G। अब देखिए m1 m2/r स्क्वायर आया। अब वास्तविक अगर हम बात करें तो यहाँ पर G इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? G इज इक्वल टू FR स्क्वायर बटे m1 m2, ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर F का क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। अब R का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, बटे ये kg है तो kg स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके का क्या होगा? आंसर आएगा। अब हमको चेक करना है क्या वास्तव में हम लोग सही किए थे या फिर हम लोग गलत कर दिए थे, ठीक है ना। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, इतना मैंने आप ही लोगों को लिखा है, लेकिन पहले मैं ऐसा इसलिए लिखा कि क्योंकि हमारे दिमाग में यही चलता है m1 m2/r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में किसका फार्मूला होता है? बल का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है ना। इसीलिए ये कर दे, कोई भी हो जो स्टूडेंट हैं मैं उनकी भावनाओं को देखते हुए बता रहा हूँ। यहाँ F इज इक्वल टू होता है, जबकि हमारे माइंड में चलता है क्या है? हमारे माइंड में G चलता है, G इज इक्वल टू m1 m2/r स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। तो ये गलती ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर F रहेगा, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा जो मैंने पहला लगाया। वैसे याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आवर्त सारणी से कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। इसको पूछ रहा है, इसको आवर्त और इसको वर्ग कहा जाता है। देखिए, वर्ग और समूह दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन की विधि उच्च भिन्नताओं को उत्पन्न करती है? उच्च भिन्नता की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या है? लैंगिक है, पुनर्जनन है, द्विविखंडन है और लैंगिक है। तो यहाँ पर उच्च भिन्नताओं की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन में उच्च भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। देखिए, विभिन्नता क्या होता है? विभिन्नता जीव के ऐसे गुण होते हैं जो अपने मतलब जो जनक हैं या उनके पिता हैं, ठीक है ना, या अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के गुणों के मूल से भिन्नता दर्शाते हैं। मतलब क्या कि हूबहू नहीं होते हैं, उनके लक्षण आते हैं। लैंगिक जनन में इतना याद रखिएगा, उनके लक्षण आते हैं, हूबहू वही गुण नहीं आ जाता है। इसीलिए उच्च भिन्नता की बात अगर करें तो उच्च भिन्नता में आपको जवाब क्या देना है? लैंगिक जनन। देखिए, आप एकदम हूबहू अपने पिता की तरह नहीं होंगे, आप स्वयं देखिए, लेकिन उनके कुछ गुण आप में जरूर होंगे, कुछ लक्षण हो सकते हैं, हूबहू आप नहीं हो सकते हैं। तो उच्च भिन्नता की बात करें तो लैंगिक जनन आपको याद रखिएगा, क्योंकि द्विविखंडन अमीबा का देखेंगे तो हूबहू अमीबा की तरह होगा। अलैंगिक जनन में अगर मैं कहूँ गुड़हल का पौधा एकदम हूबहू गुड़हल की तरह ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन, ठीक है। देखिए, फिर से एक क्वेश्चन वही रिपीटेड आ गया, स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति के कारण मोटी होती है। तो किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण मोटी होती है।
बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्यूटिन कैसा होता है, मोम की तरह होता है, इसीलिए क्या होता है कि वाष्पीकरण कम हो जाए, ठीक है ना। सेलुलोज का कोशिका भित्ति बना होता है, कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। देखिए यह भी गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से प्रश्न बना है। तो कह रहा है कृतकार, मतलब कार्य कर रहा है, आराम, विरामावस्था में है, भारहीनता और गतिक। तो भारहीनता पढ़े होंगे, आंसर सी सही है, ठीक है ना। भारहीनता क्या होता है, अगर मुक्त रूप से, देखिए इसका क्वेश्चन और एक तरीके से बन सकता है। यहाँ तो दिया मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति क्या होता है, तो भारहीनता होता है, उसमें भार का पता नहीं चलता है। अगर एग्जाम्पल चाहिए तो ये एग्जाम्पल है कि अगर ये लिफ्ट है, ठीक है ना, और इसमें आप क्या हैं, खड़े हुए हैं, ठीक है, इसमें आप क्या हैं, खड़े हैं, तो अगर यह लिफ्ट छूट गया या टूट गया तो अचानक से जब ये नीचे गिरेगा तो आपका भार कुछ समझ में नहीं आएगा, यही होता है भारहीनता, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, कई बार बताए हैं ब्रोमीन, ठीक है ना। और पारा क्या है, धातु है, पारा क्या है, धातु है, यह तरल अवस्था में पाया जाता है, धातु है, जबकि ब्रोमीन क्या है, अधातु है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उपस्थित नहीं होता है। लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो देखिए ये सब प्राकृतिक है, ठीक है ना, और HCl भी हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है, जबकि आपको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पेट में पाया नहीं जाता। अतः जो आंसर होगा वो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका pH 1 होता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। और हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह भी प्रबल अम्ल है, और ऐसा होता है कि इतना प्रबल अम्ल है तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, तो हमारे पेट में एक लेयर होता है जिसको म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा की वजह से हमारे पेट में कुछ जलता नहीं है, जलन नहीं होता है, क्योंकि वह क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है और इसको न्यूट्रल कर देता है। हालांकि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो आप कहते हैं ना कि बहुत अपच हो गया है, तो वो अपच जो होता है उस कभी कभी सुने होंगे एसिडिटी हो गया है, तो वही क्या होता है, पेट में अम्लता कब हो जाता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl की मात्रा जब अधिक हो जाती है। अब यही जब अधिक हो जाता है तो हमारे पेट में जलन होने लगता है, तो तुरंत इनो का काम 6 सेकेंड में, तो इनो पी लेते हैं तो आराम मिलता है। अब इनो पीने से आराम क्यों मिलता है, क्योंकि इनो भी क्षारीय प्रकृति का होता है, और अम्ल से जब क्षार क्रिया करता है तो सॉल्ट और जल बनता है, ठीक है, इसीलिए न्यूट्रलाइज करके हमारे पेट को आराम देता है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो भोजन के परिवहन के लिए। याद रहे अगर यही जाइलम होता तो जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल, तो पानी होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, भोजन, मैं बता भी चुका हूँ। इसके अलावा वो खनिज का भी करता है, लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है, भोजन का काम है, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से क्या बनता है, पत्तियों में भोजन, और भोजन जब पत्तियों में रहेगी तो पत्तियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे पार्ट में जाएगी। अतः यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा फ्लोएम होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन का तरीका ठीक लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और मैं यह भी एक चाहूँगा कि आप कमेंट ये भी करिए कि कितने लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। अगर 1-2 लोगों का भी एग्ज़ाम है और जो मेरे वीडियो को देखते हैं और भविष्य में सिलेक्शन हुआ तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा, और वो शुभकामनाएं भी देता हूं कि उनका सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि वो जरूर मेहनत कर रहे हों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आपको शुभकामनाएं।